Okay, so I will start from elasticity. What is elasticity? ठीक है, Nikita, can you tell what is elasticity? Nikita, Elasticity means some change in price which can result to change in demand. As the price will increase, it will uh, it will affect demand, or price will decrease, then it will increase the demand. It's like that. okay, okay, very And in good. other So words, we can also say that to know the responsiveness of the product very good. By the to know the responsiveness of by the the producer for customer. हाँ, this is right. To know the responsiveness of the The prospective customer. customer about that particular product which the customer wants to buy. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर Yes, प्रोडक्ट ma'am. की जो रिस्पॉन्सिवनेस है उस पर्टिकुलर कस्टमर की, जैसे कि मान लो कि आपको आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, मान लो आपको एयर कंडीशनर खरीदना है, ठीक है, और आपको एक ही पर्टिकुलर ब्रांड का एयर कंडीशनर खरीदना है, लेकिन उसका जो प्राइस है, ठीक है, वो बहुत बढ़ जाता है। जब आप खरीदने जा रहे थे तब उसका प्राइस 40,000 था, बट आपने सोचा कि आपको अभी जरूरत नहीं है तो आप एक महीने बाद खरीदोगे, बट उसका प्राइस क्या हो गया, उसका प्राइस हो गया 90,000, ठीक है, इंक्रीज हो गया 90,000 हो गया ड्यू टू सम रीजंस। तो आपके अंदर वो सेंसिटिविटी आएगी, वो डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। पहला तो ये फैक्टर हो सकता है कि आप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक जनरल एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रोडक्ट को दिमाग में मत रखना, आई एम गिविंग अ जनरल एग्जाम्पल। आपके ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, आपकी इनकम इतनी है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी में हम ये देखेंगे कि कितना हमें फर्क पड़ा है, हम सेंसिटिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे सॉल्ट का एग्जांपल हमेशा दिया जाता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उससे सॉल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्ट हम उतना ही खाएंगे जितना हम पहले खाते थे और अभी भी हम उतना ही खाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस इंक्रीज होने से हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, तो हम सेंसिटिव हो रहे हैं, हम इमोशनल हो रहे हैं उस चीज के बारे में, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अरे इतना प्राइस कैसे बढ़ गया, हम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस चीज को नहीं लेंगे क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। पहले उसका प्राइस कितना था, 40,000 था, अब उसका प्राइस 90,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, इलास्टिक देखिए, कभी रबर बैंड जो होता है उसमें इलास्टिक होती है, तो आप उस रबर बैंड को जितना भी खींचोगे, ठीक है, आप जितना भी पुल करोगे उसको, तो इलास्टिक है ना, वो उसमें इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है, बहुत ज्यादा चेंजेस है उसमें डिमांड में, ठीक है, तो इसे इलास्टिसिटी कहते हैं कि इलास्टिक है, कोई चीज चेंज हो सकती है, कभी कम हो जाती है, जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो इलास्टिक आप अंदर ले आओ, कम हो गया। जब ज्यादा हो जाती है डिमांड तो क्या होता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपसे कोई पूछे कि इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, तो यू विल से दैट इलास्टिसिटी मींस responsiveness of customer about any particular product which the customer wants to buy. So being a businessman, I want to know the responsiveness of the consumer, कि मेरा जो प्रोडक्ट है जो मैं बेच रही हूँ एज अ बिजनेसमैन, क्या वो कंज्यूमर को अफेक्ट कर रहा है, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कस्टमर उस पे, ये मुझे देखना है। और उसके बाद उसी पे डिपेंड करके मैं अपनी प्राइसिंग डिसाइड करूंगी कि मेरा प्राइस क्या है, ठीक है। तो हमें क्यों इलास्टिसिटी जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, कल को आप सीए बन जाते हो, आप लोगों को कंसल्ट करते हो, तो आपको उनको ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसका तुमने ये प्राइस रखना है, क्योंकि जो कस्टमर है वो रिएक्ट करेगा। अगर तुम इसका प्राइस 90,000 कर दोगे 40 से तुरंत, तो पागल हो जाएगा कस्टमर, फिर तो वो कहेगा अरे इतना तो हम करेंगे ही नहीं, नहीं माने हमारा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो डिपेंड करता है कस्टमर पे, उसके लिए काफी फैक्टर्स होते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इलास्टिसिटी का मीनिंग, आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि इन इलास्टिक क्या होता है, ठीक है। इन इलास्टिक का मतलब होता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी फैक्टर्स चेंज हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है वो इन इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल शुगर, ठीक है, हम उतना ही चीनी खाएंगे, हम उतनी 2 चम्मच चीनी डालते हैं चाय में, तो हम 2 ही चम्मच चीनी डालेंगे चाय में, हम 4 चम्मच नहीं डालेंगे, हमारी इनकम अचानक से इंक्रीज हो गई तो, ठीक है, हम नहीं डालेंगे। तो अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, इसमें वाली चीज आ जाती है कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमें पता है वही इन इलास्टिक है,
हम नहीं उसको चेंज करेंगे। लेकिन इलास्टिसिटी में वो चीज डिफरेंट होती है, ठीक है, डिमांड चेंज होती है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को चेंज होने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, फिर अभी हमें क्या करना है कि जब हमें प्रोडक्ट की, अगर आपसे कोई ये पूछे मॉर्निंग मैम। कि भाई, गुड मॉर्निंग उमेश, अभी आपका जितना छूट गया है वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट यस मैम। करूंगी, वैसे मैं रिवाइज करवा रही हूँ, अभी पढ़ा ही रही हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब बता रही हूँ मैं, तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, जब कोई किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड करता है किसी प्रोडक्ट पे। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे ये पता करना है कि इलास्टिसिटी जो है वो कितनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, कितना उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई कस्टमर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर मैंने कोई चीज बेचनी है, मान लो मुझे बेचना है एयर कंडीशनर, ठीक है, और निकिता को लेना है एयर कंडीशनर भाई, ठीक है, अब मैंने क्या करा कि निकिता को बोला कि भाई 40,000 का एयर कंडीशनर है, आप ले लो आके दुकान से। तो निकिता कहेगी चलो ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट मंथ इनकम आएगी मेरी, तो मैं नेक्स्ट मंथ दे लूंगी, अभी के लिए फिलहाल मैं अवॉइड कर दूंगी। तो नेक्स्ट मंथ निकिता आएगी, तब तक वो पूछे कि प्राइस, तो 90,000 हो जाता है। अब इस पे निकिता जो है बहुत रिस्पॉन्ड कर देती है, क्योंकि प्राइस एयर कंडीशनर का अचानक से 90,000 हो गया। तो एज अ बिजनेसमैन मुझे क्या देखना है, अगर आप कल को सीए बनते हो तो आपको क्या सिखाना है बिजनेसमैन को, कि भाई आप पहले कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस को जानो, उसकी सेंसिटिविटी को जानो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। आपको प्राइसिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, जो आपका रबर बैंड होता है उसमें आपने देखा होगा इलास्टिक होती है, ठीक है, आप उसको कितना भी खींचोगे, ठीक है, तो इलास्टिक है वो, मतलब अगर जितना खींच पाओगे उतना इलास्टिक है, उतना और खींचेगा। तो इलास्टिसिटी है, चेंज हो रही है डिमांड डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस डिमांड एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। प्राइस हम डिसाइड करेंगे कि प्राइस हमें रखना क्या है, पहले हम कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, ठीक है, तब हम प्राइस चेंज करेंगे। तो दिस इज इलास्टिसिटी। लेकिन इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इन इलास्टिक होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, चाहे हमारी कितनी भी इनकम बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सॉल्ट 2 चम्मच, चाहे हम सॉल्ट थोड़ा सा खाते हैं, शुगर हम 2 चम्मच लेते हैं, तो हम 2 ही चम्मच शुगर लेते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, हेलो, ma'am. यस मैम। मैम ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा मुझे। स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा, क्यों? एक सेकंड, ये वाला स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ, इसका मैं नोट्स आपको अलग से दे दूंगी, आप लोग लिख लेना, अभी कल वाली रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। चलो, ओके, तो अभी अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछता है, अपने आप को म्यूट कर लो, कौन है? हाँ, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आप इलास्टिसिटी प्रोडक्ट की क्यों पता लगाना चाहते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि भाई मैं इसलिए पता लगाना चाहती हूँ बीइंग अ बिजनेसमैन, क्योंकि मुझे प्राइसिंग डिसीजन लेना है। अगर मुझे रिस्पॉन्सिवनेस पता होगी तो मैं प्राइसिंग डिसीजन अच्छे से लूंगी, ठीक है। सो दिस वाज इलास्टिसिटी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कल, ठीक है, काफी सारा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू, वेट, आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। To know the responsiveness and sensitivity of the product, after knowing this, we can easily take the pricing decision. ठीक है, change in demand due to change in factors influencing demand. In elastic, no response. It does not matter how many factors change, but demand does not change even when price decreases or increases, because we know that the product is inelastic. समझ में आ रही है ना अंग्रेजी कि नहीं आ रही है? यस मैम। मैम इसका मतलब इलास्टिसिटी में मतलब प्राइस इफेक्ट नहीं करता है? रुको एक सेकंड, बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हो आप? जो नहीं, इलास्टिसिटी का मतलब होता है, इनइलास्टिक का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो होता है उसके कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस उसका चाहे, मतलब प्राइस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये जो प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है, इनइलास्टिक का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है अदर फैक्टर्स की वजह से। हमारी अगर इनकम इंक्रीज होती है या अगर कोई भी और फैक्टर होता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उतना ही कंज्यूम करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसे हम इनइलास्टिक कहते हैं। हमें पता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो इनइलास्टिक है, ठीक है। प्राइस चाहे इंक्रीज हो, प्राइस चाहे डिक्रीज हो,
हम उसको उतना ही कंज्यूम करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाता है हम तब भी उतना ही ला रहे हैं, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, समझ में आया उज्जवल? उज्जवल यस ओके। मैम। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिव। चलो अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। अब कुछ फैक्टर्स कल मैंने बताए थे, आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, याद रखना। ये वो वाले फैक्टर्स नहीं है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करे थे, ठीक है? तो चेंज इन डिमांड इन प्राइस इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी सॉरी, ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। इलास्टिसिटी में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर डिमांड चेंज होती है प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी को फाइंड करना है। ठीक है, इतना समझ लो। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड मैंने कल बताया था क्रॉस इलास्टिसिटी, कि इस प्रोडक्ट की वजह से, इस प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो उस पर फर्क पड़ रहा है, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि टी और कॉफी, जैसे कि पेन और इंक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब इनकम चेंज होने की वजह से कंज्यूमर की जो डिमांड है उस पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो भी, ठीक है, इनकम चेंज हो रही है तो पड़ेगा फर्क। डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। फिर आती है एडवर्टीजमेंट एंड इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप बार बार वही चीज दिखाएंगे, मान लो टीवी चल रहा है उसमें पूरे दिन एक ही एडवर्टीजमेंट आ रहा है सुबह से लेकर रात तक, तो आप बोर हो जाओगे ना। तो भाई कस्टमर भी बोलेगा क्या पागल हो गए हैं ये लोग, पूरे दिन तो एक ही एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है, हम नहीं ले रहे, ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। फिर बात आती है मिड पॉइंट इलास्टिसिटी और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये हम बाद में समझेंगे। समझ में आ गई बात इतनी? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. पक्का क्लियर ऑल? यस मैम। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, मैम मतलब ये फैक्टर था ना मैम जो इलास्टिसिटी को हाँ अफेक्ट करता है। बिल्कुल, ये फैक्टर्स थे जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी के अंदर। अगर हम इलास्टिसिटी टॉपिक की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इन फैक्टर्स की, कि डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जो हमने पहले पढ़े थे वो हमने नॉर्मली पढ़े थे डिमांड चैप्टर में, लेकिन ये हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो आज हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जिसका कि मैंने नोट्स बनाया है एंड आपसे शेयर भी किया है। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट वेट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। और वो काफी इंटरेस्टिंग है तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। I hope that it's visible to everyone, right? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बस एक चीज पे ध्यान देना है, बहुत शांति से सुकून से पानी वानी पी लो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको बिल्कुल दिमाग को खोल के, अपने सारे अंदर के दिमाग जितनी भी चीजें सबको खोल के आपको उसको ध्यान से सुनना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, इजी बहुत है, बस आपको ध्यान से समझना है। ओके चलो, तो अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या होता है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अब ये देखना, ये मैं जहाँ पे रेड रेड पॉइंट यूज कर रही हूँ वहां पे हूँ। ठीक है, अगर हम लॉजिक के साथ देखें, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर हम लॉजिक के साथ देखें, अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ, ठीक है, तो किसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है,
आप सबको पता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि भाई प्राइस की वजह से डिमांड हमारी अफेक्ट हो रही है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। अब इस बात को देखो ध्यान से समझना जरा दिमाग लगा के, कि यहाँ क्या लिखा है, दैट प्राइस इज द बेसिस, प्राइस इज द बेसिस, ठीक है। प्राइस क्या है, बेसिस है जो कि अफेक्ट कर रहा है डिमांड को। प्राइस क्या है, बेसिस है जो कि अफेक्ट कर रहा है डिमांड को, ठीक है। तो प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट हो रही है, लेकिन प्राइस बेसिस है, बेस है। क्या है प्राइस, बेस है। बेस का मतलब क्या होता है, जो चीज नीचे होती है। हम कोई भी चीज बिल्डअप करने के पहले बेस होता है ना उसका, जिसके के ऊपर वो खड़ी रहती है, मजबूत होती है। और अगर बेस हिला, अगर बेस हिला, अर्थक्वेक आता है, बेस होता है नीचे, अगर वो हिलता है तब तो ऊपर की चीजें सब हिलती हैं। इसी तरीके से अगर प्राइस बदलता है, इसको इस तरीके से लो, प्रैक्टिकली सोचो तो आपको याद रहेगा। प्राइस अगर बदलेगा, प्राइस अगर हिलेगा, तो क्या होगा, आपकी डिमांड जो है वो बदलेगी, हिलेगी, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा डी अपॉन पी, ठीक है। डी अपॉन पी हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मतलब डिमांड अपॉन प्राइस। इतना क्लियर हो गया सबको, एनी डाउट? Yes, ma'am. ओके कूल, ठीक है। तो पीई होता है हमारा, पीई का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी, पी और ई मतलब इलास्टिसिटी। हम इसको इकोनॉमिक्स में ऐसे ही लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे, इसको देखो ध्यान से समझना। परसेंटेज अगर हम इसकी बात करें तो परसेंटेज डिमांड और परसेंटेज प्राइस, ठीक है। मैम चेंज इन ईपी डिमांड, होता है, ईपी। ये मैंने कट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले चेंज इन डिमांड देखेंगे। हाँ वो पीई भी हो सकता है, पीई भी ठीक है, इस बात पे मैं श्योर हूँ, ठीक है। ईपी भी हो सकता है, बट पीई अभी जो रिसेंट आया है वो पीई है। ईपी भी आपने पढ़ा होगा, मैंने भी अपने टाइम पे ईपी पढ़ा है, ठीक है। पीई भी ठीक है, ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चेंज इन डिमांड देखेंगे। अब इसको देखो समझना, ध्यान से समझना, दिमाग खोल के। हमारी जो नई डिमांड है, मान लो कि हमारी ओल्ड डिमांड थी किसी चीज की 15, ठीक है। और जो न्यू डिमांड है वो हमारी क्या है, 10, ठीक है। चलो लेट्स से डेट हमारी जो न्यू डिमांड है वो हमारी है 20 और हमारी ओल्ड डिमांड थी 15। ठीक है, 20 माइनस 15, तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड हम करेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि हम न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा है जो बता फॉर सकता है? Change फाइंडिंग in चेंज इन demand. डिमांड। हाँ वेरी गुड निकिता, आप क्या कह रहे हो? हम चेंज हाँ पता वेरी करने Yes, के गुड, लिए। ma'am. Change in demand find करने ठीक है, के लिए. मतलब आप लोगों को समझ आ गया, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम पता करेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज सबको पता है कि भाई 100 से इंटू करना पड़ता है, ठीक है, और अपॉन में कुछ लिखना पड़ता है। तो क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम ओल्ड डिमांड के मुकाबले देखेंगे चीजों को, तो ओल्ड डिमांड हमेशा अपॉन में है। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है, आई थिंक सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अभी ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू 100। ये आपका है फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेंज इन डिमांड निकालेंगे। चेंज इन डिमांड कैसे निकलेगी, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस उसको एक्सटेंड कर देंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू 100, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंज इन प्राइस की। तो प्राइस में भी वही हो जाएगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, फिर चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। इसका पूरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, PE is equals to price elasticity is equals to percentage change in demand upon percentage change in price is equals to new demand minus old demand। हम पहले लेंगे उससे, ठीक है, जो percentage change in demand था हमें मिल गया, upon old demand into 100 whole upon
new price minus old price upon old price into 100. Is that clear to all of you? मुझे लगता नहीं है मुझे इसमें इतना Yes, एक्सटेंड ma'am. करना है। Yes, समझ में ma'am. मैथ्स पढ़ रहे हो इतनी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिखेगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। अभी जो क्लास में पढ़ाया जाए प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी वही आनी है आपके एमसीक्यू में, ये मैम गारंटी है। परसेंटेज पूछा है ना, तो पहले परसेंटेज निकाल देंगे, उस तब वही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अभी आप लोगों को आज की क्लास में सम्स भी सॉल्व कराऊंगी मैं, तो सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, बस सुनते चलो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम क्रॉस। हाँ यस बोलो। मैम ओके मैम बोला। अच्छा ओके, चलो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी सबको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात आती है तो हम प्राइस ऑफ रिलेटेड रिलेटेड गुड्स कमोडिटीज के। की बात, हाँ वेरी गुड, हम रिलेटेड Related. कमोडिटीज की बात करते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज द बेसिस अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी। अब बेसिस क्या है, बेसिस समझ जाओ, जब भी आपको कोई भी कहीं से कुछ भी पूछता है कि भैया बेसिस का क्या मतलब होता है, अगर ऐसा लिखा है कि बेसिस अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, तो मतलब आप समझ जाओ कि वो बेस है, अगर वो बदलेगा तो वो सब कुछ बदल देगा, फिर ऊपर अपने वो नीचे है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि हम रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस देखेंगे, हम पहले कर भी चुके हैं और मुझे लगता है सबको अभी तक बिल्कुल रट गया होगा कॉन्सेप्ट। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जो है उसका प्राइस देखेंगे, वो बेसिस है यानी कि वो नीचे आएगा, और जो डिमांड है ओरिजिनल कमोडिटी की वो ऊपर आएगी, ठीक है। प्राइस ऑफ कॉफी अफेक्ट्स डिमांड ऑफ टी, इसका एक ही एग्जांपल हो जाएगा। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, देखो नीचे छोटा सा ओ लगा है, ठीक है, ओ लगा है नीचे छोटा सा, और उसके नीचे है परसेंटेज चेंज इन प्राइस आर, ओके। तो ये फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वही इजी, ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस आपको जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी ओ माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी अपॉन ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी इनटू 100। हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है आपको कभी भी। सबसे पहले दिमाग में क्या करना है, भैया परसेंटेज डिमांड ऑफ ओरिजिनल अपॉन परसेंटेज प्राइस ऑफ रिलेटेड दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल commodity minus old demand of O upon old demand of O into 100 whole upon new price of related commodity minus old price of related commodity upon old price of related commodity into 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला, समझ में आया, क्लियर यस कि मैम। नहीं निकिता, Yes, उज्जवल? ma'am. Clear. ओके वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी होती है आपकी इनकम, जो बेसिस इनकम होता है जब, जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। हमारा मेन बेसिस क्या हो गया, इनकम हो गया, जो कि डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल वही हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम आ जाएगी, ठीक है। न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इंटू 100 होल अपॉन न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम अपॉन ओल्ड इनकम इंटू 100। ये आपका हो गया इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। Yes, यस मैम। ma'am. ओके आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी, उसमें भी यही होगा। उसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारी डिमांड इफेक्ट होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड into 100 whole upon new advertisement expenditure minus old expenditure advertisement expenditure upon old advertisement expenditure into 100। तो ये हो गया आपका सारा फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अब यहाँ पे देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमने पेज नंबर 1 खोल लिया है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, ये आपके शेड्यूल और कर्व है। अभी हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स की होती, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइप्स नहीं पढ़े सॉरी, हमने ये पढ़ा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी में डिमांड को इफेक्ट करते हैं। दो हमने अभी भी नहीं पढ़े हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, अब हम कहाँ पे चले गए, लॉ ऑफ डिमांड पे चले गए। आज हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पढ़ेंगे, तो अभी आप इसको बहुत ध्यान से देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों का एग्जाम्पल भी लिया है।
देखो सबसे पहले डिमांड शेड्यूल देखो, जो मैं बोल रही हूँ वही अपनी आंखें रखना। डिमांड शेड्यूल में आपका मान लो प्राइस है 10, ठीक है, आपका प्राइस 10 है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 4 है, ठीक है, पहली वाली क्वांटिटी देखना। फिर आपका जो प्राइस है वो 20 है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 2 है, ठीक है, आपका प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, डिमांड जो है वो आपकी घट गई। फिर आपका यहाँ पे प्राइस और बढ़ा 30 हुआ तो आपकी डिमांड और घट गई। तो ये क्या हो रहा है, ये इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है ना यहाँ पे, कि भाई एक यस प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी घट रही है उसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे आपका बनाएंगे डिमांड कर्व। ये तो आपका हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है, मतलब किसी एक पर्सन की ये डिमांड है, एक पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ डिमांड कर्व पे, जो डिमांड कर्व बना हुआ है ना इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाएंगे। फिर हम बीच में एक लाइन खींच देंगे जो येलो से आपकी हाईलाइट होगा, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले हम लेट्स से 20 वाला प्राइस ले लेते हैं। तो हमने प्राइस लिखा, क्वांटिटी लिखी और हमने यहाँ पे 20 का प्राइस लिया, ब्लू वाला जो पेन है उस पे। अब देखना, जब प्राइस 20 है, हमने यहाँ से बनाना शुरू करा, तब जो क्वांटिटी है वो आपकी इतनी थी, 2 थी, ठीक है। अब हम ऊपर मूव करेंगे, जब आपका प्राइस बढ़ा, जब आपका प्राइस 30 हुआ, ठीक है, ये आपका पिंक वाला जो पेन है ये आपका 30 प्राइस है। जब आपका प्राइस 30 हुआ, ठीक है, जब आपका प्राइस यहाँ पे 30 हो रहा है, ये इधर ये वाला जो जो मैंने हाईलाइट किया है, तो आपका क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, डायग्राम देख के बताना, समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ कम ही हो रहा रहा है होगा मैम। ये, कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप आते हैं, जब प्राइस आपका और कम होता है, ठीक है, ये वाली लाइन पे, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो बढ़ ये रही समझ है। में आता है। हाँ सॉरी, बढ़ रही है, सॉरी गलती से बोल दिया। तो अगर आपका जो प्राइस है वो कम हो रहा है, ठीक है, रेड वाली जो लाइन है, आपका प्राइस अगर कम हो रहा है यहाँ पे, तो आपका क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। अब आपको लगेगा ये डाउनवर्ड तो नहीं है यार, ये तो अपवर्ड है, मैम ने पहले बोला 20 वाला प्राइस देखो, फिर बोला कि बढ़ रहा है तो ये तो ऊपर जा रहा है। नहीं, इसको हम हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलेंगे, ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इन डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो बचपन से पढ़ा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, लेकिन यार राइट टू लेफ्ट होता है कि लेफ्ट टू राइट होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहां एग्जाम में हो जाएंगे कंफ्यूज। आपको इसको समझना है कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी कि ऊपर से ये नीचे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है ये, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपका ये आंसर होगा करेक्ट एमसीक्यू में आपके, ठीक है, इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं मार्केट शेड्यूल की। अगर ये डिमांड कर्व हो गया हमारा, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, मैंने लिख दिया। अगर मान लो ये क्वांटिटी निकिता की है, निकिता ने कहा कि चलो 10 रुपए का तो मैं 4 आइसक्रीम खाऊंगी, 20 रुपए की आइसक्रीम तो मैं 2 खाऊंगी, और अगर 30 की हो गई तो मैं 1 खाऊंगी। अगर यहाँ पे बात करते हैं उमेश की, ठीक है, तो उमेश कहता है कि 10 रुपए की आइसक्रीम है भाई, तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो 5 खाऊंगा पूरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 हो गई तो कहता है अरे यार अब तो महंगी हो गई मेरे लिए, ठीक है, तो वो सिर्फ 3 कर देगा। अगर 30 हो गई तो वो क्या कर देगा, क्वांटिटी 2 कर देगा, ठीक है, तो अभी भी उसकी निकिता से थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पे वो 2 कर देगा। तो ये मार्केट का, यहाँ पे हम मार्केट शेड्यूल की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं उज्जवल की। उज्जवल ने कहा कि 10 रुपए की आइसक्रीम है तो यार मैं तो डाइट पे हूँ, मैं 2 ही खाऊंगा, 20 रुपए की है मैं 1 खाऊंगा, और 30 रुपए की है तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो तीनों लोगों के अलग अलग फैक्टर्स थे, तीनों लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको अज्यूम करा, और तीनों लोगों ने अलग अलग तरीके से कंज्यूम करी आइसक्रीम। तो ये आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। बीइंग अ बिजनेसमैन मुझे क्या करना है, मुझे इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल भी देखना है, और मुझे सॉरी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी देखना है, और मुझे मार्केट डिमांड शेड्यूल भी देखना है, सबका भी देखना है, अपने इंडिविजुअल कस्टमर का भी देखना है, और मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त, और जो लोग हैं और जगह के जो लोग हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड पसंद कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब आपको अफेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट जो कर्व हो गया, मार्केट डिमांड कर्व, वो आपका इस तरफ हो गया, ये आपका सिंपली ऐसे बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, और आप इसको यहाँ पे ऐसे बना दो।
चलो, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिमांड कर्व, तो आप बोलोगे इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? शैल आई मूव फॉरवर्ड? यस मैम। ओके, अब आता है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको मुझे लगता है आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ते हैं। हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, लेकिन मैं अपना पूरी कोशिश करूंगी कि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैसे क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। अब हम उन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, खाली आज की बात है, कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क। चलो, तो इलास्ट्रेशन 1 करते हैं हम। सपोज कि आपका जो ये प्राइस है वो 10 है और क्वांटिटी आपकी 15 है। प्राइस आपका जब बढ़ के 20 हो जाता है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो एज यूजुअल 10 हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है। न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इंटू 100 होल अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। अब ध्यान देना, हमारा हमारा न्यू डिमांड क्या था? न्यू डिमांड यानी कि हम क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे। न्यू डिमांड हमारी क्या थी बताओ? चलो मैं समझा देती हूँ। न्यू डिमांड हमारी 10 है। ठीक है, 10 कैसे है? जब हमारा प्राइस चेंज हुआ तब जो हमारी डिमांड आई है वो हमारा न्यू प्राइस है 10। और माइनस हम क्या कर देंगे? सॉरी माइनस हम क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। 15 हमारी पुरानी डिमांड थी उतने प्राइस पे, अपॉन ओल्ड डिमांड। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। होल अपॉन क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला क्या है, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या था हमारा? 20 था, तो 20 लिख दिया। ओल्ड प्राइस हमारा क्या था? 10 था। पुराना प्राइस हमारा 10 था भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 10 लिख दिया और अपॉन 10 कर दिया, इंटू 100 कर दिया। अब हम 100 में से 100 कट जाएगा, ये तो सबको पता है, 0 0 कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 10 माइनस 15 माइनस 5 हो जाएगा अपॉन 15 होल अपॉन 20 माइनस 10 10 अपॉन 10। तो 10 10 आपका कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? माइनस 5 अपॉन 15। अब जब आप माइनस 5 अपॉन 15 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 0.33 आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप करके देख सकते हैं। प्लीज कीप कैलकुलेटर विद यू, ओके, क्योंकि इसमें भी काफी सारी मैथ्स मैम है आपने छोटी ये छोटी। न्यू डिमांड और ओल्ड डिमांड में क्या बताया था मैम? देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, एक सेकंड देखना। पहले ये समझो, जो प्राइस है वो 10 तो क्वांटिटी 15 है। जब प्राइस 10 से 20 हुआ तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई? 10 हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी का आपका जो फॉर्मूला है वो है न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू 100। ठीक है, होल अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला क्लियर है इतना उमेश? मैम ये 10 न्यू हुआ ना, 10 हुआ ना न्यू कहाँ पे? क्वांटिटी। कौन सा बताओ, कौन सा? मैम ये क्वांटिटी जो 20 रुपीज बढ़ा ना प्राइस, तब ये न्यू हम्म, क्वांटिटी मैम 10 हुआ। रुको रुको, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं बताती हूँ। रुको, आई यूज पेन रेदर। यहाँ पे न्यू, पहले फॉर्मूला देखो, पहले आप फॉर्मूला देखो। आपका जो ये है न्यू डिमांड, न्यू डिमांड यानी कि न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी कितनी है मुझे बताओ उमेश? मैम न्यू क्वांटिटी बताओ। 10 है ना? 10 है तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, यस मैम। अब माइनस ओल्ड क्वांटिटी कितनी है आपकी? मैम बताओ। 15। 15 लिख दिया, अपॉन 15 कर दिया। ठीक है, मैम ये इतना समझ आ फॉर्मूला गया? ही है। ये फॉर्मूला है आपका, आपको फॉर्मूला पुटअप करना है यहाँ पे सेम एज इट मैम इज, आंखें बंद 10 करके। से माइनस 15 कर रहे हैं कि 15 माइनस 10? क्यों कंफ्यूजन है भाई? पहले क्या लिखा है भाई मेरे? पहले 10 लिखा है, तो 10 माइनस 15 करोगे आपका आंसर माइनस में ही आएगा। इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत। अगर आप 10 से 15 माइनस करोगे तो मैं नहीं मारूंगी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो 10 से 15 को ही माइनस करना है, आंसर माइनस 15 आएगा, कोई गलती नहीं है, सब ठीक है, कंफ्यूज मत हो। जो दिख रहा है देखो हमेशा आपको, आपको वो Yes, करना ma'am. है। ये आपका इकोनॉमिक्स है, ये मैथ्स नहीं है। यहाँ पे मैथ के रूल्स अप्लाई बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ पे इको के रूल्स अप्लाई होंगे। तो दिमाग इकोनॉमिक्स के तरह चलाओ,
मैथ्स की तरह नहीं, मैम ठीक है उमेश? हाँ बेटा बोलो। एक चीज पूछनी थी मैम, यहाँ हाँ पर हाँ ये जो बेटी। -5/15/10/10 था, हम्म तो इसको हम्म अगर कैलकुलेटर पे डायरेक्टली एकदम जैसे दिया हुआ है वैसे ही करेंगे तो 0.33 आंसर आ रहा है, बट हाँ इस ठीक है। पे वैसे नहीं होगा कि जो 10/10 तो ऊपर जाकर के इसको नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा। जैसे देखो जैसे मैथ्स में होता चीजों है को, वैसा नहीं होगा। नहीं मैथ्स वाला रूल अप्लाई होगा ही नहीं ना यहाँ पे भाई। ये है इकोनॉमिक्स आपकी। इकोनॉमिक्स में ओके, हम आपका जैसे जो, एज इट इज है हाँ वैसे ही कर देंगे ना। बिल्कुल वैसे ही करना है, बहुत इजी मतलब। यस देखो मैम, समझने ऐसे की ही कोशिश आंसर करो। आ रहा है। हाँ ऐसे आ रहा है। अभी इसमें आगे आप देखो क्या होता है ना, देखो बात को समझने की कोशिश करो। देखो उमेश और आप लोग सब लोग दिमाग बात को समझने की कोशिश करो। देखो क्या होता है मैथ्स में, मैथ्स है भाई, मैथ्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, रूल्स होते हैं तमाम उधर से इधर। इकोनॉमिक्स में क्या है कि मैथ्स नहीं है। इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अभी मैं पहले सम कर लूं, उसको सुन लो पूरा ध्यान से, कंफ्यूज मत हो, जो हो रहा है उसको होने दो। फिर मैं बताऊंगी, जब मैं 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लूंगी ना, आपने देखा होगा आगे, तो इन इलस्ट्रेशंस के बेसिस पे, देखो नीचे लिखा है रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये अभी आएगा आगे। तो ये इलस्ट्रेशन भी आपको इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसके बेसिस पे आगे मुझे कुछ समझाना है। और ऐसे ही इलस्ट्रेशंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड। किस तरीके के आएंगे, इस पे बेस्ड आएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है उमेश? यस मैम, यस मैम, यस मैम। यस मैम, हम बस इसमें कंफ्यूज हो गए थे मैम कि ओल्ड हाँ ओल्ड कोई बात नहीं, ओल्ड को न्यू से माइनस करें। कोई बात नहीं, वो हो जाता है, आपकी गलती नहीं है। आप लोग मैथ्स भी पढ़ के आए हो ना एकदम से, अभी तो आपको लग रहा हो कि अरे इसमें तो यार मैथ्स अप्लाई है। कोई बात नहीं, वो मेरे साथ भी होता है। कोई नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 - 15/15 × 100 करेंगे। उसके बाद हमारा जो न्यू प्राइस है वो हमारा 20 था। ठीक है, जो नया प्राइस है हमारा, वो हमेशा जो दूसरा प्राइस दिया उसको नया बोलेंगे। -10 कर देंगे, अपॉन 10 × 100 कर देंगे, तो 100 कट जाएगा। सिंपल करना है, कुछ नहीं करना। इकोनॉमिक्स कहती है कि 10 - 15 - 5 हो गया सिंपल, अपॉन भाई 15 दिया है, अपॉन 15 कर दो। करना आपको ऐसे ही है, दिमाग दूसरा लगाना ही नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। अपॉन अपना भाई 20 - 10, 10 आ गया, अपॉन 10 कर दो। अब 10 कट गया, सीधी सी बात है, दिमाग लगाना नहीं है। -5/15 कर दोगे। आपके लिए देखो ऐसे भी इजी हो जाएगा, अगर ऐसे करोगे तो आप कैलकुलेटर में करोगे तो वो भी आएगा। माइनस लगा दो, -0.33 हो गया। अब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गई, 0.33 हो गई। अब जो ये नीचे लिखा है इसको भी छोड़ दो। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हो। मैं कोई डाउट है, कुछ यस भी मैम, छोटा नो मैम मोटा? मैम, नो माइनस को डाउट। इग्नोर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी में। अभी अभी इस बारे में बात नहीं करनी है हमको, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, हम इस पे भी आएंगे। ये एक पूरा होल ओके मैम। कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़। दूसरा इलस्ट्रेशन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। प्राइस हमारा 10 था तो हमारी डिमांड 20 हो गई। प्राइस हमारा 20 था तो डिमांड 5 हो गई। इसमें भी हम वही करेंगे, कुछ नहीं है, सेम है बस। ठीक है, बस ये इसीलिए इलस्ट्रेशन करेंगे क्योंकि आगे मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। प्राइस इलास्टिसिटी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोई बिना देखे फॉर्मूला बोल सकता है? फटाफट निकिता, फटाफट बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? यस मैम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? बिना देखे बोलो फटाफट। मैम, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड और डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। हाँ, इंटू 100 दोनों इंटू में 100 2 बार आएगा, तभी तो यस मैम, कटेगा। अगर एक बार आता तो यस वो मैम। इंटू हो जाता। फिर इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना। चलो गुड। ठीक है, चलो अब इसका ये था, तो आपकी न्यू डिमांड कौन सी थी, 5 थी, माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इंटू 100। अब होल अपॉन न्यू प्राइस दैट इज 20 माइनस ओल्ड प्राइस दैट इज 10 अपॉन ओल्ड प्राइस दैट इज 10 इंटू 100। एनी कंफ्यूजन इन दिस उमेश? अब कोई कंफ्यूजन नो तो नहीं मैम। है आपको? उज्जवल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप उज्जवल सुन रहे हैं। नो चलो ओके गुड। ठीक है, तो आपका क्या आता है, 5 - 20 जब आप करेंगे तो 5 छोटा है तो -15 आएगा मैम, अपॉन जो 20 आखिरी में होल आंसर अपॉन। आ रहा है मैम 0. हाँ अब हाँ, 0.75 आ रहा है, ये क्या मैम आ रहा है मतलब? ये अभी मैं बता रही हूँ ना, देखो सुनो। ठीक है, तो -15/20 होल अपॉन 10/10, 20 - 10 करेंगे 10/10। जब हम 10 कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, -15/20। तो आप -15 डिवाइडेड बाय 20 जब करेंगे तो आपका -0.75 आएगा। आपकी प्राइस इलास्टिसिटी देयरफॉर है -0.75। आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो है
-0.75। अभी कुछ भी नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये आंसर देखना है। ये जो बगल में ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है, ये सब नहीं देखना है अभी, बिल्कुल नहीं देखना है, भूल जाओ, है ही नहीं वो पेज पे आपके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इतना क्लियर है सबको? क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ते हैं हम। प्राइस हमारा 10 है, क्वांटिटी हमारी 20 है। प्राइस हमारा कम हो जाता है यहाँ, देखो यहाँ पे हमारा प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी डिमांड भी कम हो गई। ठीक है, हमारी डिमांड यहाँ पे कम हो गई, प्राइस हमारा ज्यादा हो रहा है, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, 10 से जब हमारा प्राइस 12 हो गया, 2 रुपए बढ़ गया, तो हमारा यहाँ पे डिमांड भी कम हो गया। ठीक है, सेम चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया था। प्राइस इलास्टिसिटी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। न्यू डिमांड इज 5 माइनस ओल्ड डिमांड इज 20 अपॉन ओल्ड डिमांड इंटू 100। न्यू प्राइस दैट इज 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपको फॉर्मूला उठा के इस पर लगा देना है। 5 minus 20 is minus 15 upon 20 upon 12 minus 10 is 2। ठीक है, 12 minus 10 is 2 upon 10। अब क्या करना है आपको, 2 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आप कितना आएगा, 0.2 आएगा, देख लो करके। ठीक है, माइनस 15 अपॉन 20 करोगे आप तो माइनस 0.75 आएगा। ठीक है, श्योर हो? फाइन। बच्चा लोग बोलो कुछ। यस मैम, आ गया Yes. आंसर, यही है। ओके कूल। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू -3.75। अब हमारे ये इलस्ट्रेशंस होते हैं पूरे। अब हम बढ़ते हैं मुद्दे की बात पर। इलस्ट्रेशन 4 भी दिया हुआ है, वो भी ऐसा ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। 10 से 15 हुआ तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 15 हो हम गई। ये पहले इतना से कलरफुल क्यों लिखते हैं, ये पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो आप सब पूछ सकते हो, हम यहाँ बैठे हैं आपको सॉल्व करने के लिए डाउट। मैं बताती हूँ कितना, मैं पूछ रही हूँ कि क्यों कलरफुल, बताती हूँ क्यों कलरफुल लिखा है। देखो क्या होता है कि जब आप क्लास 12th में होते हो ना, तो वो बहुत लेंदी चीज होती है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स जो होती है बहुत लेंदी होती है, खत्म ही नहीं होती है भाई, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं आपको। तो आपको उसमें आप Yes, हाईलाइट ma'am. कर भी लोगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लर्न करने ही करने। बट इफ यू टॉक अबाउट सीए, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं, माइनर चीजें होती हैं, जो कि आपको बहुत याद रखनी होती हैं। तो ये कलरफुल इसलिए आप देख रहे होंगे, जितना भी येलो में हाईलाइटेड है, जितना भी आपका कलरफुल है बहुत ज्यादा, वो इसीलिए कलरफुल है क्योंकि जब आप अपने एग्जाम में, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट जब आप इतनी सारी चीजें रिवाइज करोगे ना बार बार, भाई अंदर दुख दुख होगी ना, कुछ अंदर आपको कुछ नर्वसनेस होगी, जब एक दिन पहले एग्जाम के, तब आप अपने ये नोट्स खोल के देखोगे जो भी बना रहा है, या अगर आप फोन में भी देखोगे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि यार मैम ने पढ़ाया था। और भाई आप ऐसा नहीं करोगे कि आप बैठ के एक एक इलस्ट्रेशन देख रहे हो उस वक्त ना, ये पॉइंट्स टू बी नोटेड जो लिखा है ना यहाँ पे, ये अगर आपको याद रहेगा ना आपको, तो आप अपने सारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के आ रहे हैं उसको आराम से सॉल्व कर लो। इसीलिए ये इतना कलरफुल है। तो सीए की क्लासेस में इसीलिए आपको कलरफुल बढ़ाया जाता है, जिससे जो चीजें पर्टिकुलर किसी कलर में, वो आपको जिंदगी भर याद रहे। और आप देख लेना, इसका फर्क जरूर पड़ेगा। आप लेटोगे भी ना आज, तो आपको याद आएगा कि यार सब चीजें ठीक थी, बढ़िया थी, लेकिन वो जो पॉइंट्स टू बी नोटेड था वो बड़ा मजेदार था, वो मुझे याद है अभी तक, क्योंकि इस कलर में मैम ने वो बताया था और इस कलर में मैम ने वो बताया। ठीक ये है, बड़ा तो सुंदर है ना, इसीलिए, इसीलिए। हाँ तो इसीलिए बेटा, इसीलिए सुंदर करा गया कि बोर ना हो, मजा आए पढ़ने में। तो वही चीज, क्या बोरिंग बोरिंग ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तो क्योंकि बिग सिंस आई डोंट हैव दैट नोट बट आई विल बी हैविंग इट इन फ्यू डेज, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। rather than writing on word, i i आई थॉट दैट कि ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो, तो पॉइंट्स टू बी नोटेड में आपका सबसे पहला जो पॉइंट है उसको देखना, याद रखना। अगर एमसीक्यू में ऐसा आता है कि जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का, अभी आगे पता लगेगा कि क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी रुको, अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं फिलहाल, अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं क्यों पढ़ाने लगी। ठीक है, रुको, अभी हमें पढ़ना ही नहीं है, अभी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इलास्टिसिटी, तो वो कितने टाइप्स की होती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है,
सबसे पहले हमारी आती है 3 टाइप की इलास्टिसिटी। पहली आती है हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक, दूसरी हमारी आती है यूनिट इलास्टिक, और तीसरी हमारी आती है परफेक्टली इलास्टिक। तो सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले देखो 0 लिखा है यहाँ पे 0, फिर आप देखो बीच में लिखा है 1 और लास्ट में लिखा है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का साइन ऐसे बनता है, आई होप कि सबको आता होगा। यस मैम। ऐसे करके कुछ, सॉरी इसमें बन नहीं रहा, बट ऐसे करके कुछ बनता है। क्या ही बन रहा है, छोड़ो, मेरी ड्राइंग खराब हो गई है। ठीक है, चलो, तो ये आपका इनफाइनाइट है। तो अगर हम 0 की बात करें, अब ये देखो, थोड़ा सा एक लंबी सांस ले लो सब लोग, पानी वानी पी लो, ठीक है, 2 मिनट, फिर मैं ये समझाती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सिर्फ यस डायग्राम मैम, पढ़ा है या फिर आप लोगों ने उसके पीछे का लॉजिक भी पढ़ा है? मैम मुझे लॉजिक कोई बता पढ़ा है सकता, मैम। ठीक है, जो भी बताना चाहे, जिसकी इच्छा हो बताने की, वो बता सकता है मुझे कि क्या है यस ये, मैम। मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, कोई बताएगा बिना देखे, मैम मतलब इसमें परफेक्टली, बताओ। जैसे मैम की ग्राफ बनाएंगे हम लोग, मैम हम ग्राफ बना दे इस पे। हाँ, बना दो। मैम एक फ्रेश पेज दीजिए ना इधर। क्या दूं? अच्छा, फ्रेश पेज दूं? फ्रेश पेज कैसे दूं यार? फ्रेश पेज तो रुको, देते हुए सेकंड, कहीं ना कहीं स्पेस तो हो गई, नहीं है स्पेस कहीं। यहाँ पे स्पेस है, इधर बना लो, इलस्ट्रेशन 2 के बगल में। मैम ये परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट। क्या आवाज गई? हाँ, बोलो बोलो। मैम ये परफेक्टली इलास्टिक है। ओके, कैसे, क्यों, इसलिए? मुझे समझ नहीं आया, मतलब मुझे आप समझाइए क्यों है ऐसा। मैम क्योंकि जो प्राइस का लाइन है वो वाई एक्सिस पे है, इन्फिनिटी साइन करता है वो। ठीक है, आप ये कहते हैं, ओके, ठीक है, बस और कुछ कहना है किसी को इसके बारे में तो वो कह सकता है, किसी की इच्छा हो यदि। मैम आप उसका टाइप्स वाला पेज खोल दीजिए, तो आई ठीक है, ट्राई। चलो इसको, नहीं, अब मैं समझाती हूँ आप लोग को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हाँ, किसी को ट्राई करना है तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं, डिलीट कर दिया। कुछ कहना है किसी को? हम परफेक्टली इनइलास्टिक में ये होता है कि प्राइस जितना भी डिफर कर रहा हो, बट डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिमांड उतनी ही सेम कांस्टेंट रहेगी। और यस मैम। रिलेटिवली इनइलास्टिक में होगा कि डिमांड उल्टा बोल रहे हो, बस ये इतना ही बता इनइलास्टिक सकते है। हैं। ठीक है, वेरी गुड, मैम अच्छा बताया। इनइलास्टिक में प्राइस हाँ चेंज, डिमांड बदलेगी नहीं, डिमांड उतनी रहेगी, बस हाँ हाँ प्राइस अगर हाँ कम हाँ, होगा तो भी डिमांड उतनी ठीक, रहेगी, प्राइस ज्यादा होगा तो भी डिमांड उतनी रहेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, इसका मतलब ठीक है। तो बस यही है कि परफेक्टली, मैं शॉर्ट में समझाती हूँ, परफेक्टली इनइलास्टिक जो इसका मतलब होता है कि नो इलास्टिसिटी, ठीक है, बिल्कुल इनइलास्टिक है, ठीक है। तो अगर प्राइस चेंज होता भी है तो डिमांड में कोई चेंज नहीं होगी, उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, दैट इज सॉल्व। लेकिन अगर आप इसको एमसीक्यू के बेस उस पर देखें तो देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, दैट परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस होती है, जब चेंज इन प्राइस होता है, जब प्राइस चेंज होता है, तो जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो हमारी 0 रहती है। क्या रहती है? 0, बिल्कुल चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, अभी मैं आपको आगे बता। अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक की। तो इसमें क्या होता है कि अगर जरा सा भी चेंज होता है प्राइस में, जरा सा भी, इतना सा भी, इतना छोटू सा भी, ठीक है, यस मैम। तो आपका जो डिमांड है उसमें बहुत बड़े अमाउंट में चेंज होगा, उसमें आपका बहुत बड़े मैम अमाउंट में कुछ नहीं चेंज डिमांड किया होगा। जाएगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको एक,
मैंने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बनाया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये 4 लोग बने हुए हैं ना, कोई गैस कर सकता है ये क्या है? MHMSHY, गैस करो, चलो दिमाग लगाओ तुम लोग, देखो मैं कौन दिमाग लगा सकता है, मजा आएगा। मैम किसी के नाम है? हाँ, हर्ष यादव सर, हर्ष मल्होत्रा सर, आपका नाम है। हाँ हाँ हाँ, गुड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो। जैसे मान लो हम लोग सब लोग पानी पूरी बेचते, क्या बेचते हैं? पानी पूरी। पानी पूरी। आओगे तुम लोग खाने? यस मैम, हाँ मैम, बिल्कुल। खाएंगे। क्या बात है, बच्चे अच्छे हैं हमारे। ठीक है, तो मान लो कि हम चारों लोग हैं ठीक है, पानी पूरी बेचते हैं और मैम पूरी बहुत बढ़िया दुकान ही चलता खरीद है। लेंगे। हाँ, पूरी दुकान खरीदती है। ठीक है, हम मतलब अच्छा ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोग मतलब बहुत बढ़िया बेचते हैं पानी पूरी, बहुत मस्त हमारी चल रही। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसका रियल लाइफ से कोई इंसिडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग पानी पूरी बेचते हैं और सबकी पानी पूरी 10 रुपए की है। मेरी पानी पूरी, हर्ष मल्होत्रा सर की 10 रुपए की है, सिद्धार्थ सर की 10 रुपए की और हर्ष यादव सर की 10 रुपए की। 10 रुपए में हम लोग सब लोग जो है पानी पूरी बेचते हैं, मस्त सब लोग आके खा के जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आइडेंटिकल है यहाँ पे सबका टेस्ट, साइज, क्वांटिटी भी आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी है सबके अंदर। ठीक है, अब मान लो अगर हर्ष यादव, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं प्राइस का सिर्फ 2 रुपए से, कितने रुपए से? सिर्फ 2 रुपए से। तो क्या आप वहां पे पानी पूरी खाने जाएंगे? ये एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के तरीके से लेना। ठीक है, नो मैम। मजाक में नहीं। नो मैम। आप नहीं जाओगे, अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो चीजों को, तो आप नहीं जाओगे, आप कहोगे यार 10 रुपए में मिल रही थी, ठीक है, हम क्यों जाएं? हम 2 रुपए बढ़ गए, हमारे पास 3 और स्टॉल है, हम पागल थोड़ी है जो हम एक स्टॉल पे 2 रुपए बढ़ गए तो हम वहां पे खाने जाएंगे। ठीक है, तो आप नहीं जाओगे उस स्टॉल पे पानी पूरी खाने। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने येलो से हाईलाइट भी कर रखा है कि अगर स्लाइटेस्ट चेंज हुआ है प्राइस में तो डिमांड डिक्रीज हो गई है। देयर वॉज अ लार्ज चेंज इन द डिमांड, इनफाइनाइट चेंज। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई क्या ना हो, बताओ, जिसका कोई क्या ना हो। कोई मैम कुछ लिमिट ना नहीं हो। डिमांड होगा उसका। हाँ, क्या निकिता, क्या कह रहे हो आप? कोई लिमिट ना हो जिसकी इनफाइनाइट। हाँ हाँ, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो भाई मतलब बिल्कुल ही बदल गई डिमांड एकदम, मतलब कोई जा ही नहीं रहा है, जीरो। ठीक है, तो अब बता मत बेटा मतलब महिमा मैम ने जो है वो आपको आपके प्राइस बढ़ा दिए थे पानी पूरी के, तो पता चला सर कहने लगे अरे। ठीक है, तो ये पानी पूरी का एग्जाम्पल था, एक आपको सिर्फ समझाने के लिए जिससे आप लोगों को याद है। अब इसको ध्यान से सुनना। With the slightest change in price, there is infinite change in demand and it's perfectly elastic. ठीक है, it's perfectly elastic is equals to infinite। यहाँ पे मैंने गलती से 0 बना दिया है, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पे infinite का साइन आएगा। ठीक है, इधर यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन आएगा। इसको प्लीज आप लोग चेंज कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, मैं दोबारा से भेज दूंगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो ये परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक की। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, बता सकता है? 1। नहीं, 1 तो होता है, मतलब क्या होता है उसका? मैम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ, वो तो लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन द सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यानी कि जितना प्राइस बदलेगा, जितना परसेंटेज में प्राइस चेंज हुआ है उतनी ही डिमांड चेंज होगी, उससे ज्यादा हिलेगी नहीं। अगर 50% प्राइस है तो 50% डिमांड चेंज होगी, अगर 50% प्राइस चेंज हुआ है तो। ठीक है, तो उसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे, विच इज इक्वल टू 1। तो हमने 0 पढ़ लिया, इनफाइनाइट पढ़ लिया और हमने 1 पढ़ लिया। 1 इज ग्रेटर, 1 इज 1, इनफाइनाइट एंड 0। ठीक है, अब हम बीच की बात करते हैं, 1 और 0 के बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, ये बताओ, इसको क्या बोलेंगे? 1 के पहले जो दिया मैम हुआ है, किसको मैम? इसको लेस देन 1 बोलेंगे। ठीक है, लेस देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं,
परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे हम 5 मिनट का, फिर क्लास एंड हो जाएगी। तो इतना सा बचा है तो उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं इधर, इस वाले पे आ जाते हैं। ये आपका है रिलेटिवली, अभी हमने ये वाला सॉल्व किया था सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, रिलेटिवली इनइलास्टिक इज less than 1. Numerator should be relatively inelastic. It should be smaller than denominator. ठीक है, numerator should be smaller than denominator. Percentage change in demand should be less than percentage change in price. अब यहाँ पे देखना, अब हम इसको आंसर से देखेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपका जो MCQ आएगा वो मैं आपको कल करवाऊंगी डेफिनेटली, आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू द डायग्राम्स। मैं आपको कल करवाऊंगी काफी सारे MCQs, उसको ध्यान में रखना बात को। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि आपकी प्राइस इतनी थी और क्वांटिटी इतनी थी, और आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी था वो -0.33 आंसर आया, ठीक है। ऐसे आएगा MCQ में। तो क्या ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, क्या ये रिलेटिवली इलास्टिक है, क्या ये परफेक्टली इलास्टिक है, या ये परफेक्टली इनइलास्टिक है? तो आप टिक करेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक है। कैसे टिक करेंगे? आप पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन इस पे टिक करने से पहले आप कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे कि जो कोएफिशिएंट है प्राइस इलास्टिसिटी का वो हमेशा नेगेटिव में होगा। इसका क्या मतलब होता है, कोई मुझे समझा सकता है? बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कोई बता सकता है मुझे इसका क्या मतलब है? कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? बताओ बताओ। मैम क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रहा है, उल्टा रिलेशन है ना मैम। कोएफिशिएंट का मतलब बताओ मुझे। हम कोएफिशिएंट का मतलब तो नहीं पता भूल गया। निकिता, उज्जवल, एनीवन? No idea. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको ढूंढ के आना, कुछ काम तुम लोग भी तो करो। चलो खैर, अभी समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी इग्नोर नेगेटिव साइन टू एक्सप्रेस प्राइस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने इस क्वेश्चन में इसको यहाँ पे मैंने करा नहीं है, सॉरी, मैंने यहाँ पे येलो मार्क नहीं किया है, लेकिन देखो जब मैंने ब्लू से इसको मार्क किया है प्राइस इलास्टिसिटी को तो 0.33 लिखा है, माइनस साइन हटा दिया। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी में जो माइनस है वो हम हटा देंगे, ठीक है। हम उसको हटा देंगे, हम उसको वहां से हटा देंगे प्राइस इलास्टिसिटी को क्या करने के लिए? सेक ऑफ कन्वीनियंस until otherwise mentioned, मतलब कि if not told which elasticity has to be calculated, we will always calculate price elasticity। इसका मतलब ये है, इन दोनों का ये मतलब है यहाँ पे, इन दोनों, बस इतना सुन लो कि इन दोनों पॉइंट्स का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी, तब तो आप लोग उसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपका माइनस में आएगा। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है कि कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, तो हम हमेशा टिक किस पे करेंगे? जिसमें नेगेटिव साइन आपका नहीं है, उसको हम टिक करेंगे हमेशा। समझ आई बात? मुझे नहीं लगता समझ आई, लग नहीं रहा मुझे लग रहा है तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो। अब देखो इसको, ये वाला पेज दिखाते हैं मैं आप लोगों को, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, इफ द क्वेश्चन कम्स, ऑप्शंस आपके दिए हुए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, देन ऑलवेज टिक नेगेटिव ऑप्शन ओनली इफ योर आंसर कम्स इन नेगेटिव आफ्टर सॉल्विंग द सम। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर सम को आपने सॉल्व किया, मान लो आपका क्वेश्चन दिया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अब आपने अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे होता है न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड होल अपॉन एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आता है -1। अगर आपका आंसर आता है, कहने का मतलब ये कि ऐसे भी आंसर दिया रहता है ना, -1 1 2 अपॉन नन ऑफ द अबव। मान लो आपका आंसर -3 आ रहा है, आ तो माइनस में ही रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है, तो आप नन ऑफ द अबव करोगे, ये इसलिए यहाँ पे लिखा है। देन ऑलवेज टिक माइनस वाला ऑप्शन अगर आपका आंसर आता है नेगेटिव में तो, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द सम। समझ में आई ये वाली बात?
समझ यस में मैम। आई? निकिता तो आपको समझ आई? नहीं आई? Yes, ma'am. पक्का? श्योर हो? Yes, ma'am. उज्जवल समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो कोएफिशिएंट है प्राइस इलास्टिसिटी का, लेकिन अगर आता है फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी देन ओनली टिक वन, तब आपको सिर्फ वन को टिक करना है आंसर में। ठीक है, ये रूल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वी विल इग्नोर नेगेटिव साइन टू एक्सप्रेस प्राइस इलास्टिसिटी। देखो समझो, प्राइस इलास्टिसिटी जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमको नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा, हम इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए हमने वहां से वो नेगेटिव साइन को हटाया है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए, अपने अपने कन्वीनियंस के लिए, खुद से अच्छा लगने के लिए हमने माइनस साइन हटा दिया, ऐसे में नहीं मना लगाने का। ठीक है, ये रूल है, ये कहता है इकोनॉमिक्स कि आप हटा सकते हो जब तक आपको बताया ना गया हो कि आपको कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। चलो अब हम बात करते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक की। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या हुआ? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है न्यूमरेटर क्या हुआ? प्राइस हुआ या डिमांड हुआ? बताओ। मैम डिमांड हुआ। Price. प्राइस, एक कह रहा है प्राइस, एक कह रहा है डिमांड। अच्छा, कौन कौन कह रहा है, क्या क्या कह रहा है बताओ। उमेश आप क्या कह रहे हैं? मैम क्वेश्चन बताइए पहले। क्वेश्चन ये है आपका कि जो इसमें देखो, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेंगे अभी। मैं आपको समझा रही हूँ, इसीलिए हम ऐसा बात कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि न्यूमरेटर पता है ना जो ऊपर होता है, और डिनोमिनेटर जो नीचे होता है। तो ऊपर कौन सी चीज आएगी और नीचे कौन सी चीज आएगी, ये मुझे बताओ। ऑब्वियस है ये तो। ऊपर ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे प्राइस। हाँ ठीक है, ऐसे Yes, आएगा। ma'am. Upper demand, ठीक है, niche price. अब हाँ, तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिमांड से कम होगा। रिलेटिवली इनइलास्टिक में आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होगा। यानी कि देखो यहाँ पे 0.33 अगर हम लिखते हैं और अपॉन 1 हो गया, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं 1 ही तो आता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.33 आपका लेस है 1 से, तो इसीलिए ये आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ठीक है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो आपकी डिमांड हो रही है, वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम है, ठीक है, यानी कि जितना प्राइस है प्रोडक्ट का उससे कम है डिमांड रिलेटिवली, तो क्या हो जाएगा, वो इनइलास्टिक हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा आपका, इनइलास्टिक हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। इफ चेंज इन डिमांड इज लेस देन, if change in demand is less than change in price, then answer has to be like this 0.3, मतलब छोटा होगा वो। ठीक है, समझ में आ गया ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना बस। ठीक है यस ना, मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट है। रिलेटिवली इलास्टिक बहुत इजी है, इसका उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड बड़ा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। बस बात खत्म, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। इसका मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ, देखो। रिलेटिवली इलास्टिक में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 से आपको समझ आ जाएगा, आप याद रखना। अगर लेस देन 1 है तो क्या है आपका, लेस देन 1 यानी 1 नीचे आएगा। ठीक है, तो 1 से कम है आपका, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो आपको याद कैसे रखना है कि जब हमने बताया था, जब लेस देन 1 होता है तो 1 तो नीचे होता है, तो मतलब जो ऊपर आ रही है हमारी, जो भी हमारी यूनिट ऊपर आ रही है, जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा कम होगा, तो वो न्यूमरेटर हो गया हमारा। तो ऊपर क्या आता है, हमारा डिमांड आता है, मतलब जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमारा कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, यानी कि 1 से, तब हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाता है वो। ठीक है, इनइलास्टिक है, नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, इनइलास्टिक है यानी कि। ठीक है, और जब हमारा परसेंटेज चेंज इन, जो हमारा क्या होता है, एक सेकंड, जो हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है वो हमारा ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, तब रिलेटिवली इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिमांड, 0.75 हमारा 0.2 से बड़ा था। ठीक है, 0.2 से हमारा बड़ा है 0.75। यहाँ नीचे देखो, इलस्ट्रेशन 3 में देखना, ऊपर वाले में मत देखना, इलस्ट्रेशन 3 में देखना, 0.75 अपॉन 0.2 है, तो आपका वो बड़ा है 0.75। ठीक है, तो बस इतना सही है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगा, बस इतना सही है। अब एक काम करो,
अब इसको जल्दी से पढ़ो। When there is not even a small change in demand due to change in price, it's called perfectly inelastic. ठीक है? Perfectly inelastic is what? Less than 1. Perfectly inelastic is less than 1. Perfectly elastic is greater than 1. Unitary elastic is equal. And perfectly inelastic is equals to 0. Perfectly elastic is infinite. अब एक रैपिड फायर खेलते हैं फटाक से, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है? उसके मैम लिए मैम मैम ये क्या 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 समझ नहीं पाया। अरे कुछ नहीं, मैं बता रही थी कि जब आपका परफेक्टली इलास्टिक है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड आपकी इनफाइनाइट होती है। जब आपका प्राइस चेंज होता, जब आपका प्राइस जो है वो चेंज होता है और डिमांड 0 होती है, तब परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है। जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है तो आपका यूनिट या यूनिटरी इलास्टिक हो जाता है, ठीक है? और जब आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज व्हाट, बताओ? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब आपका क्या हो जाता है? रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाता है। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि नीचे आएगा प्राइस, तो प्राइस क्या हो जाएगा? 1 हमने अज्यूम किया है, ठीक है? इज ग्रेटर देन प्राइस, तो आपका परफेक्टली इलास्टिक है। तो अब हम एक रैपिड फायर खेलेंगे फटाक से, ठीक है? और उसमें आपको मुझे आंसर करना है, आप इसको देख के आंसर कर सकते हैं, ठीक है? जो मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है। चलो, ओके, रेडी एवरीवन? अपना म्यूट अनम्यूट कर लो और अपने आप को रेडी रखो, ठीक है? और अगर मिस हो जाएगा आपका तो आप फटाफट बोलोगे, जल्दी जल्दी। चलो, रिलेटिवली इनइलास्टिक, व्हाट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक? लेस देन 1। हम इफ चेंज इन, नहीं, रुको रुको रुको, चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, बताओ? मैम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। नहीं, मैं पूछ रही हूँ परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मैं पूछ रही हूँ परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज व्हेन इट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, व्हाट इट इज, व्हिच इलास्टिसिटी इट इज, व्हाट इज इट? रिलेटिवली इलास्टिक। मैम इनइलास्टिक। अरे भाई मेरे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, रिलेटिवली इलास्टिक। देन इलास्टिक। रिलेटिवली ऊपर अगर बढ़ा है मैम तो इलास्टिक हो जाएगा और नीचे बढ़ा है तो इनइलास्टिक। रिलेटिवली, हाँ रिलेटिव पूरा बोलो, रिलेटिवली इलास्टिक, आपको नाम बताना है इसको देख के, ठीक है? अब नेक्स्ट है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है? इनइलास्टिक, पूरा बोलो। इनइलास्टिक, हाँ ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सुना करो। हाँ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक। निकिता इज करेक्ट, ओके। नहीं समझ में आ रहा मैम, कर रहा है आवाज। ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, उज्जवल आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है बेटा, तो आप चैट में भेज सकते हैं आंसर, ठीक है? आई विल चेक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू 0 व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बताओ? अरे इसका आंसर तो तुरंत देना चाहिए आप लोगों को। क्या? एक परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू 0 व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है मैम, परफेक्टली। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैम 1 यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी। हाँ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब जिससे मैं पूछूंगी सिर्फ मुझे वही बताएगा। निकिता, इट्स योर चांस, ओके? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रिलेटिवली इलास्टिक।
परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। फटाफट। Okay. Sorry ma'am, please repeat. परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये उल्टा ऐसे भी आ सकता है, Relatively elastic. रिलेटिवली इनइलास्टिक। चेक मैम करो, आपने चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन बोला था ना। मैंने बोला परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस यस मैम, मजा आया। ठीक है, तो ऐसी चीजों में बहुत मजा आएगा आपको, एग्जाम में जब आएगा ना तो आपका दिमाग मैम घूम मैम जाएगा। ऐसे तो हमें बोलिए, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है, ऐसे बोलिए मैम। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड्स। लो अब बताओ, कम है, बोलो क्या कम है, क्या कम है? तो डिमांड कम है। हाँ मैम भाई, इनइलास्टिक डिमांड होगा कम है। मैम। तो होगा मैं जानबूझ के बोल रही हूँ ये तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ये आएगा क्योंकि इलास्टिक ही होगा ना ऐसे। इनइलास्टिक कैसे हो तुम्हें सकता है, क्या वो तो करना है, चेंज इन तुम पहले डिमांड मेरी इज बात सुनो। लेस देन। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जब मैंने कहा है कि स्क्रीन पे जो खुला हुआ है उसको देख के बोलो ना, उसको देख के बोलो। हम देख के ही परसेंटेज, बोले, हम देख करके यही है ना जो रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब है, उसमें चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस है ना। तो वो क्या लिखा है ऊपर, परसेंटेज रिलेटिवली इनइलास्टिक लिखा है ना। यस मैम। तुम लोग तो रिलेटिवली इलास्टिक बोल रहे हो तब से। मैम हमने इनइलास्टिक बोला है मैम। क्योंकि इनइलास्टिक इलास्टिक वाला आपका क्वेश्चन था ना कि चेंज इन नहीं, अब डिमांड मेरी इज बात सुनो, ग्रेटर देन। पहले मेरी, हाँ ठीक है मैं समझ गई तुम्हारा डाउट, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया था क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब मेरी बात सुनो, अच्छी बात है ये हुआ, अब तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो सुनो, अभी देखा था तुमने मुझे नोट्स भेजे थे, याद है? और उसमें मैंने तुमको कुछ बोला था कि जो चीज पहले आती है वो पहले ही आएगी, हम और उसी तरीके से हम चीजों को ऑब्जर्व करके आंसर करेंगे, है ना? तो यहाँ पे अगर प्राइस पहले दिया हुआ है, बात को समझना, अगर प्राइस पहले दिया हुआ है तो प्राइस ही बड़ा है डिमांड से। तो हम किस तरीके से चीज को देखेंगे, किस तरीके से चीज को हम देखेंगे कि होना तो डिमांड चाहिए यहाँ पे पहले, डिमांड पहले लिखा यस है मैम। हमने हमेशा यहाँ पे, ठीक है, डिमांड को हम पहले देखा है हमेशा, डिमांड हमारा न्यूमरेटर है इलास्टिसिटी में, तो डिमांड पहले आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे प्राइस पहले आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्राइस ग्रेटर देन, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड लिखा है, ठीक है, प्राइस ग्रेटर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड अगर लिखा है, तो हम यहाँ पे अपना दिमाग डिमांड पे ले जाएंगे कि डिमांड लेस देन प्राइस जो होती है अगर, वो किस में होता है, हम डिमांड से ही देखेंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन में तुमको दिया है एमसीक्यू में कि प्राइस ग्रेटर देन डिमांड है, लेकिन तुम अपना दिमाग करोगी कि यार प्राइस तो आता ही नहीं इलास्टिसिटी में पहले, प्राइस तो डिनोमिनेटर होता है, डिमांड हमारा न्यूमरेटर होता है, तो डिमांड लेस देन प्राइस हो गया ना। तो ये तो इन्होंने उल्टा दे दिया, ये मुझे घुमा दिया इन्होंने। तो डिमांड लेस देन जब प्राइस होता है तो क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। ऐसे देखोगे तुम क्वेश्चन को। अब समझ में आई मेरी बात कि कैसे देखोगे यस क्वेश्चन? मैम। कोई कंफ्यूजन? यस मैम। ठीक है, नो अभी हम मैम। आगे सॉल्व करेंगे। मैंने ये लिख रखा है अपने पास, लेकिन मैंने जानबूझ के आप लोगों से शेयर नहीं किया है क्योंकि मुझे जानना था कि तुम लोग के माइंड में कंफ्यूजन क्या है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को जितना आज पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। कल हम लोग इसके डायग्राम्स पढ़ेंगे, और डायग्राम्स में आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कोशिश करूंगी कि आपको मैं बोर्ड पे समझाऊं, व्हाइट बोर्ड पे समझाऊं, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे एंड फिर मेरे ख्याल से चैप्टर काफी हम क्लोज आ रहे हैं कंप्लीट करने के। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन टुडेज क्लास? जो मैंने अभी रैपिड फायर नो पूछा तो वो मैम। मैं आप लोगों को भेज दूंगी, मैं उसका पीडीएफ भेज दूंगी आपको, तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और रट लेना, मतलब समझ के रट लेना। मैंने आपको इसमें लॉजिक भी समझाया है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो अपना दिमाग लगाना। और एक बात और समझ लो, नोट्स जो हैं वो आप लोगों के मेरे तक आ जाने चाहिए। जो भी मैंने पीडीएफ भेजा है, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है आप कलरफुल लिखो, बट आपको नॉर्मल पेन से लिखना है, आपको मुझे भेजना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यस ठीक है? मैम। या आपको अगर लगता है कि आप पीडीएफ संभाल के रख सकते हो तो आप पीडीएफ संभाल के रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आप अच्छे से रीड करो उसको। सीए में जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं, आपको याद नहीं होंगी। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान से रखो अपने पास। ओके,
चलो, एनी डाउट उमेश? नो मैम। ठीक है, तो आज तो तुम लोग की काफी लंबी क्लास हो गई।